नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने आज केरला में छापे मारे। न्यूज क्लिक की पूर्व कर्मचारी अनुषा पॉल का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। अनुषा ने मीडिया से कहा कि उनसे न्यूज क्लिक और सीपीएम के साथ संबंधों पर सवाल हुए। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में चले आंदोलन और किसान आंदोलन को कवर किया था। इन आंदोलनों को दर्जनों मीडिया संस्थानों और सैकड़ों रिपोर्टर ने कवर किया है। क्या वे सभी संदेह के दायरे में आने वाले हैं? कहीं ये किसी बड़ी कार्रवाई का छोटा सा ट्रेलर तो नहीं है? क्या पता न्यूज क्लिक के बहाने पत्रकारिता पर हमले की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली हो और तमाम पत्रकार जेल में डाल दिए जाएं। अभी तक 40 से अधिक पत्रकारों के यहां छापेमारी की खबरें आ चुकी हैं। किसी रिपोर्ट में यह संख्या 50 के पार बताई गई है। इस हिसाब से देखिए तो देश भर के पत्रकारों पर आतंकी धारा, यूएपीए और छापे का खतरा मंडरा रहा है। तेलंगाना राज्य वर्किंग पत्रकार संघ की तरफ से पत्रकारों का यह मार्च भरोसा भी दे रहा है कि पुलिस के दमन के खिलाफ पत्रकार एक साथ आ रहे हैं। मगर एक सवाल भी सामने से आता दिख रहा है कि यह केवल पत्रकारों का ही सवाल क्यों बना हुआ है? क्या जनता पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं? यह भी कड़वा सच ही है कि जनता से जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वैसी नहीं आई, या फिर जनता डर गई है, उसे भी जेल का दरवाजा दिखने लगा है। वजह जो भी हो, पत्रकारों की लड़ाई उनके अकेले की लड़ाई बनती जा रही है। द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 2010 से लेकर आज तक 16 पत्रकारों पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से 7 अभी तक जेल में हैं। ऐसे मामले दशकों चलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को जमानत मिल पाती है। न्यूज क्लिक पर छापे के दौरान पूछे गए सारे सवाल किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है किसी विदेशी अखबार में किसी के खिलाफ एक लाइन का प्लांट करवा दिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अदानी के खिलाफ भी तो विदेशी अखबारों में लगातार छपा, मगर कोई छापेमारी नहीं हुई। अदानी के पक्ष में गोदी मीडिया चुप्पी साध गया, मगर न्यूज क्लिक को लेकर देशभक्त बनने लगा है। न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के यहां छापेमारी को लेकर गोदी मीडिया एक तरफा धारणा फैलाने में तमाम हदों को पार कर चुका है। जरूरी है कि मीडिया ट्रायल के इस खेल को समझने के लिए 3 साल पहले चले एक और मीडिया ट्रायल को आप देख लीजिए, जिसने रिया चक्रवर्ती को इंडिया का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था और देश के करोड़ों दर्शकों को कई हफ्तों तक बेवकूफ बनाया गया। उस साल गोदी मीडिया के स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा आता था, इंडिया की मोस्ट वांटेड, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, हैशटैग सच की फिक्सिंग। अब तेरा क्या होगा रिया? ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में। रिया तूने क्या क्या किया? भाई शोविक अंदर, अब आएगा रिया का नंबर। केवल लिखा नहीं होता था, रिया की तस्वीरें होती थी। सैकड़ों कैमरे रिया चक्रवर्ती का घर से लेकर कोर्ट तक और थाने तक पीछा करते थे। एक व्हाट्सएप चैट के सहारे रिया चक्रवर्ती को खलनायक बना दिया गया। आज 3 साल बीत गए, रिया चक्रवर्ती के मामले में चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक के बारे में केवल 2 लाइन छपा है। उसी के आधार पर इतनी बड़ी छापेमारी चल पड़ी और पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। वही गोदी मीडिया जो दिन रात रिया चक्रवर्ती को हत्यारा साबित करता रहा, आज माफी मांग रहा है। रिया चक्रवर्ती से माफी मांगने वाली पत्रकार को देखना चाहिए था कि उनके चैनल पर रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या कहा गया था। आज तक के कार्यक्रम के 3 अलग अलग दिनों के टाइटल का यहां जिक्र कर दे रहा हूं। अब तेरा क्या होगा रिया, दूसरा कब तक खैर मनाएगी रिया, और तीसरा ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में। ये सभी अंजना ओम कश्यप के शो के टाइटल हैं। जबकि इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल उनमें से एक नहीं था, और मीडिया कम्युनिटी की तरफ से माफी मांगती हैं। माफी मांगने वाली प्रीति चौधरी यूट्यूब में जाकर अपने चैनल के पुराने कवरेज को देख सकती हैं। हैरानी की बात है कि वही रिया चक्रवर्ती आज तक के इस कार्यक्रम में जाती हैं और अपना दर्द साझा करती हैं। गोदी मीडिया से कम यही पूछ लीजिए कि 3 साल में सीबीआई ने चार्जशीट तक दायर नहीं की, तब इन सभी चैनलों ने रिया चक्रवर्ती और सीबीआई की नाकामी को लेकर कितने प्रोग्राम किए? न चार्जशीट दायर हुई, न केस बंद हुआ। इसलिए 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गोदी मीडिया के मीडिया ट्रायल को यहां याद करने की जरूरत है।
इसी तरह अब ये चैनल पत्रकारों को आतंकवादी साबित करने में लग गए हैं। इसलिए एफआईआर को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। इस एफआईआर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर आने से पहले याद रखिएगा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर सार्वजनिक किया है। इसके लिए न्यूज क्लिक को ही कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस इस मांग का विरोध कर रही थी। एफआईआर में एक आरोप यह भी है कि न्यूज क्लिक ने चीन की टेलीकॉम कंपनी Xiaomi और Vivo को कानूनी मदद दिलाने के लिए एक नेटवर्क बनाया। टैक्स चोरी के मामलों का सामना कर रही इन चीनी कंपनियों को मदद पहुंचाने के बदले पैसे लिए। Xiaomi और Vivo का नाम आने पर सोशल मीडिया में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कंपनियां तो कई जगहों पर क्रिकेट से लेकर टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजक के रूप में नजर आती हैं। जब चैनलों और बीसीसीआई का इनसे पैसा लेना गुनाह नहीं है, तो न्यूज क्लिक का पैसा लेना कैसे आतंकवाद हो गया? आतंकवाद की कौन सी कार्रवाई घटी है या साजिश हुई है? पुलिस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, उन पर भारत को अस्थिर करने का आरोप है। अगर ऐसा है तो पीएम केयर फंड के चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री पर केस क्यों नहीं हुआ? अप्रैल 2022 में ईडी ने Xiaomi के 5500 करोड़ के डिपॉजिट जब्त कर लिए थे। उस समय महुआ मोइत्रा तृणमूल सांसद ने कहा था कि वही कंपनी है जिसने पीएम केयर फंड में 10 करोड़ का दान दिया। Xiaomi ने बाकायदा ट्वीट कर इस डोनेशन की जानकारी दी थी। इसी तरह टिकटॉक कंपनी ने भी ट्वीट कर बताया था कि पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपया दिया है। तो क्या अब Xiaomi, Huawei, OnePlus और Oppo पर भी प्रतिबंध लगेगा? इन सभी चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड को चंदा दिया है। ये सब उस समय की खबरों में छप चुका है। Xiaomi और Vivo के क्रम में एफआईआर में गौतम भाटिया का भी नाम आ गया। मीडिया ने लिखा है कि संविधान पर लिखने वाले वकील गौतम भाटिया ही हैं या कोई और हैं, पता नहीं। हिंदू अखबार ने गौतम भाटिया से संपर्क करने का प्रयास किया, मगर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर पत्रकार MK वेणु ने ट्वीट किया है कि Xiaomi और Vivo का नाम आतंक के मामले में साजिशकर्ता के रूप में आया है, जबकि ये कंपनियां भारत में सालाना 6000 करोड़ के फोन बेचती हैं और इनका मार्केटिंग और विज्ञापन का बजट 2000 करोड़ रुपए का है। वेणु का सवाल है कि दोनों कैसे हो सकता है? Xiaomi और Vivo के विज्ञापन से तो गोदी मीडिया के एंकरों को सैलरी मिलती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि Xiaomi और Vivo दोनों का जो सालाना जो टर्नओवर है 60,000 करोड़ से ज्यादा है। Xiaomi का 40,000 करोड़ है और मेरे ख्याल Vivo का करीब 25,000 उस करोड़ के आसपास है। और ये दो कंपनियां बहुत जानी मानी कंपनियां हैं और पूरी तरह हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है और हिंदुस्तान में कई सालों से काम कर रही हैं और बहुत बड़े स्केल में ये दो कंपनियां इनकी एडवर्टाइजिंग बजट और मार्केटिंग बजट आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ इनका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का खर्चा है। और ज़्यादातर इनकी एडवर्टाइजिंग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाती है, जिसे आप इस मेन स्ट्रीम मीडिया के तहत आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। और इनको फंडिंग ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी ज़्यादा फंडिंग जाती है। मगर दिल्ली पुलिस ने केस ये बनाया है कि ये न्यूज़ क्लिक की मदद कर रहे थे और किसी तरह न्यूज़ क्लिक को चाइनीज़ मनी और देश विरोधी हिंदुस्तान के विरोध प्रोपेगेंडा में मदद कर रहे हैं। और इस पे कोई अभी तथ्य सामने नहीं आई है और केवल एफआईआर में ये बात कही गई है। तो ये आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इन दो कंपनियों में Xiaomi और Vivo इन पे अभी तक कोई रेड्स नहीं हुई है और इनके किसी अफसर या किसी भी एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉय को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है या पूछताछ नहीं करी है। और दूसरा, आईपीएल जो सीजन जो शुरू हुआ कोविड के बाद उसमें सबसे ज़्यादा पैसा Vivo ने लगाया 2022 और 23 में। और इसकी खबरें भी छपी अखबारों में। और इस बात को जो बीसीसीआई के
आला जो अफसर हैं उन्होंने इसको बड़ा वेलकम भी करा है कि किस तरह 1000 करोड़ से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आई थी 2022 और 23 में, और इसमें टाटा ग्रुप के अलावा वीवो का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये बात बिल्कुल जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आपके सामने हमारे सामने ये दिख रहा है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस एफआईआर में इनका नाम दे रही है कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं चाइना के पक्ष में, और दूसरी तरफ इनका पूरा एक हिंदुस्तान के जो मीडिया सिस्टम में, एडवर्टाइजिंग में, आईपीएल जो क्रिकेट के सिस्टम में, फंडिंग में इनका पूरा योगदान है। अगर कोई कंपनी, वह भी चीन की, आतंक के मामले में साजिश करती हुई पकड़ी जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? कायदे से अभी तक तो उन कंपनियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए था, अभी तक इनकी फैक्ट्रियों पर ताला लग जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसकी जगह पर कार्टून बनाने वाले और न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट के लिए 1 या 2 लेख लिखने वाले पत्रकारों के यहां पुलिस भेज दी गई। इस पैमाने से तो दिल्ली पुलिस को शाओमी और वीवो जैसी चीनी कंपनियों के सीईओ, हजारों कर्मचारियों और फोन बेचने वाले वेंडरों के यहां भी छापे मारने चाहिए और सभी के फोन जब्त कर लेने चाहिए। क्या भारत सरकार वीवो और शाओमी को प्रतिबंधित करेगी, इनकी फैक्ट्री को जब्त करेगी? एक सवाल और है, पिछले साल इंडोनेशिया में G20 का सम्मेलन हुआ, वहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने आतंक फैलाने की साजिश को लेकर चीन के राष्ट्रपति से कुछ कहा था? क्या भारत चीन के साथ वही करने जा रहा है जो पाकिस्तान के साथ कर चुका है? दुनिया के मंच पर क्या भारत कहेगा कि चीन आतंक फैला रहा है, एक आतंकवादी देश है? यह जुलाई 2022 की खबर है जो कई जगह छपी है। ओप्पो ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में वो एमएसएमई के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए भारत में 475 करोड़ का निवेश करेगी। इसी अप्रैल 2023 की खबर है कि वीवो भारत में कई तरह के निवेश करने वाली है, जिनकी कुल रकम 7500 करोड़ है। इसमें ग्रेटर नोएडा में 1100 करोड़ की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शामिल है, जो 2024 से काम करना शुरू कर देगी। जिन कंपनियों से पैसा लेने पर पत्रकारों के खिलाफ, आतंक और देश के खिलाफ साजिश का संदेह किया जा रहा है, उन कंपनियों को भारत में उत्पादन से लेकर विज्ञापन तक की इजाजत कैसे दी जा सकती है? एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 2018 से न्यूज़ क्लिक को अवैध रास्तों से करोड़ों रुपए दिए गए। कितने करोड़ मिले हैं, इसका सही ब्यौरा हमें किसी भी रिपोर्ट में नहीं मिला है। एफआईआर में यह भी लिखा है कि इन पैसों के बदले न्यूज़ क्लिक ने पेड न्यूज़ छापा। पुलिस को उदाहरण देना चाहिए कि वह पेड न्यूज़ कौन सा है, किस तरह से चीन के पक्ष में खबरें लिखी गई थीं। एफआईआर में लिखा है कि शंघाई के निवासी नेविल रॉय सिंघम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सक्रिय सदस्य हैं। उसने कई तरह की कंपनियों के जरिए ये पैसा दिया है। न्यूज़ क्लिक ने जवाब दिया है कि सारे ही आरोप बोगस हैं। ईडी, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग ने पहले भी यही सब आरोप लगाए हैं। पिछले 3 वर्षों में इनमें से कोई भी जांच चार्जशीट का चेहरा नहीं देख सकी, बल्कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी। इसी का काट निकालने के लिए नया मामला दर्ज किया गया है। ये न्यूज़ क्लिक की सफाई है। आगे न्यूज़ क्लिक ने कहा है कि उसने चीन की किसी भी कंपनी से पैसा नहीं लिया और ना ही चीन से निर्देश मिला है। कभी भी हिंसा को बढ़ावा देने का काम नहीं किया और किसी भी तरह से कोई अवैध काम नहीं किया। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ 3 साल से छापेमारी और जांच चल रही है। अभी तक पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी के पास ठोस सबूत आ जाने चाहिए थे। शाओमी और वीवो जैसी टेलीकॉम कंपनियों के बारे में लिखा है कि इन्होंने अवैध तरीके से फंड की सप्लाई के लिए हजारों की संख्या में कागजी कंपनियां, शेल कंपनियां बनाई। चीन की कंपनी भारत में आतंक भड़काने के लिए हजारों शेल कंपनियां बना रही है, पैसे दे रही है, वो भी एक वेबसाइट को। क्या इन कंपनियों ने और भी किसी वेबसाइट और संगठन को पैसे दिए हैं, या आतंक का सारा खेल एक न्यूज़ वेबसाइट के जरिए चल रहा था? एक वेबसाइट को पैसा देने के लिए कई सारी शेल कंपनियां बनाई जा रही थीं। तब तो पुलिस को बताना चाहिए कि कितना पैसा आया। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रमों में ऐसा क्या था जिससे पुलिस को इतना गहरा संदेह हो रहा है? जाहिर है इन सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस को और विस्तार से जवाब देना चाहिए।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में शाओमी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है, वे सभी आरोपों का खंडन करते हैं। सवाल है कि न्यूज क्लिक ने चीन के समर्थन में कितने वीडियो बनाए। अब यह सवाल संपादक से क्या पूछें, पुलिस ही बता दे, वही आजकल संपादक बन गई है। द वायर के ही सिद्धार्थ वरदराजन ने कुछ सवाल और उठाए हैं। सवाल नेविल रॉय सिंघम को लेकर है, जिनके फंड को लेकर न्यूज क्लिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा है कि क्या भारत सरकार का यह आधिकारिक मत है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीनी सरकार भारत में आतंकी कार्रवाइयों को पैसे दे रही हैं। क्या भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार से नेविल रॉय सिंघम पर कार्रवाई करने या भारत लाने की मांग की है? सिंघम अमेरिका के नागरिक हैं। क्या भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इत्तला दी है कि नेविल रॉय सिंघम और उनकी कंपनियां आतंक की फंडिंग में शामिल हैं, ताकि सभी देश इसके खिलाफ कार्रवाई करें, सतर्क हो जाएं? क्या भारत सरकार इंटरपोल से सिंघम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग करने का इरादा रखती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटा का मुख्यालय पेरिस में है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो उसके बारे में यहां सूचना देनी होती है, फिर इसके सदस्य देशों को जानकारी मिल जाती है और इस पर बैन लग जाता है। सिद्धार्थ वरदराजन के सवाल यह भी है कि अगर न्यूज क्लिक ने चीन से पैसा लिया है और उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो क्या उन सभी कंपनियों के खिलाफ जांच होगी जिनमें चीन की कंपनियों ने या चीन की संस्थाओं ने पिछले 10 वर्षों में निवेश किया है? हमने पहले भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का यह बयान आपको दिखाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का जुलाई 2023 का यह बयान है कि भारत चीन से आने वाले निवेश का स्वागत करता है जब तक कानूनों का पालन होता है। सीमा तनाव के बावजूद चीन से आयात बढ़ रहा है, निवेश का मंत्री स्वागत कर रहे हैं। क्या न्यूज क्लिक की घटना के बाद राजीव चंद्रशेखर अपनी राय बदलना चाहेंगे कि चीन से निवेश का भारत अब स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि चीन भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित कर रहा है? राजीव चंद्रशेखर ने इसी जुलाई महीने में राज्यसभा में यह भी बताया कि चीनी मोबाइल कंपनियां ओप्पो, वीवो और शाओमी ने 2018 से 23 के बीच 5 साल में भारत में 9,000 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसमें कस्टम ड्यूटी और जीएसटी शामिल है। मगर यही कंपनियां न्यूज चैनल से लेकर क्रिकेट मैच को प्रायोजित भी कर रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं। और पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि आपने किसान आंदोलन कवर किया, दिल्ली दंगों को कवर किया है? सिद्धार्थ वरदराजन के सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सारा विवाद इस बात को लेकर है कि नेविल रॉय सिंघम को अमेरिकी नागरिक कहा जाता है, तो क्या अमेरिका को लिखा गया है कि उसे आतंकी घोषित कर दे? भारत ही कब नेविल रॉय सिंघम को आतंकी घोषित करेगा? यही नहीं, एफआईआर में सिंघम को शंघाई का निवासी लिखा गया है। तब फिर क्या चीन की सरकार को लिखा जाएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिस तरह से कनाडा से कहा गया है? क्या शाओमी और वीवो को भारत से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा? यह सब सवाल उठ रहे हैं। हिंदू की विजयता सिंह ने लिखा है कि सिंघम अमेरिकी नागरिक हैं, शंघाई में रहते हैं, अमेरिका में उनके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई चल रही है, यह पता नहीं। न्यूज क्लिक मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट आज के द हिंदू में छपी है। इसके पूर्व संपादक एन राम ने इस खबर को ट्वीट भी किया है। रिपोर्ट थोड़ी जटिल है, लेकिन जो हमें समझ में आया उसे बता रहे हैं। आप भी इसे ध्यान से सुनिए। अमेरिका में रहने वाले एक वकील जेसन फेचर ने हिंदू को वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स की तरफ से पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में निवेश को लेकर सफाई दी है। जेसन फेचर ने नेविल रॉय सिंघम की कंपनी थॉटवर्क्स में कई साल काम किया और जब यह कंपनी बिक गई तब वहां से इस्तीफा दे दिया। जेसन फेचर और सिंघम मिलकर इस पैसे को निवेश करने की योजना बनाने लगे। इसके लिए इन्होंने पीपल्स सपोर्ट फाउंडेशन लिमिटेड पीएसएफ नाम की एक संस्था बनाई। पीएसएफ को मिलने वाला सारा पैसा थॉटवर्क्स नाम की कंपनी की बिक्री से आया था। पीएसएफ में किसी सरकार का पैसा शामिल नहीं है, ये वो सब लिखते हैं। यही पीएसएफ वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स की मालिक है। फेचर ने आगे अपने पत्र में लिखा है कि WMH ने दुनिया भर में ऐसे मीडिया संस्थानों में निवेश किया है जो जन आधारित पत्रकारिता करते हैं। ये संस्थान पीएसएफ के मिशन से मेल खाते हैं और पीएसएफ अपने निवेश पर इनसे रिटर्न मांगता है।
2017 के आखिर में WMH ने तय किया कि वे न्यूज क्लिक में निवेश करना चाहते हैं। मार्च 2018 में निवेश की प्रक्रिया पूरी होती है। फिचर लिखते हैं कि उन्होंने न्यूज क्लिक की कई शेयर होल्डर मीटिंग में हिस्सा भी लिया, मगर उन्होंने या उनकी कंपनी ने कभी भी न्यूज क्लिक की पत्रकारिता पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने की कोशिश नहीं की। फिचर ने यह भी बताया कि वे प्रबीर पुरकायस्थ को पहले से जानते थे। प्रबीर थॉटवर्क्स में काम कर चुके थे, जहां पर फिचर भी कई साल से काम करते रहे। अब आप बताइए, अगर WMH ने दुनिया के अन्य मीडिया संस्थानों में निवेश किया है तो उन संस्थानों के नाम क्या हैं? क्या वे संस्थान भी अपनी रिपोर्ट में अपने अपने देश में आतंकी कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे थे, चीन का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, या इन सभी में अकेला ऐसा काम केवल कथित रूप से न्यूज क्लिक ही कर रहा था? निवेश के संबंधों की बात तो स्थापित होती है इस पत्र से, मगर इस निवेश का संबंध किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि या साजिश से है, इस वक्त स्थापित नहीं हो रहा। यह काम पुलिस को करना है, लेकिन ऐसा होता तो यह कंपनी इतना खुलकर निवेश को स्वीकार नहीं करती। फिचर ने लिखा है कि 2021 में न्यूज क्लिक पर रेड पड़ने के बाद भारतीय जांच एजेंसियों को WMH के निवेश के स्रोत की जानकारी दे दी गई। इसके बाद भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रबीर और अमित चक्रवर्ती के गिरफ्तार हो जाने के बाद और इस भ्रामक जानकारी को दूर करने के लिए उन्होंने हिंदू में यह लेख लिखा है। जेसन फिचर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के बारे में लिखा है कि बदनाम करने की मंशा से आर्टिकल लिखा गया। उन्होंने अखबार के रिपोर्टर को जवाब भी दिया कि PSF को कभी किसी दूसरे देश से फंड नहीं मिला, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी राजनीतिक दल से, ना सरकार से। वे लिखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके जवाब को अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। फिचर ने कहा कि अखबार ने ये पाठकों पर छोड़ दिया कि वे अनुमान लगाते रहें कि PSF और रॉय सिंघम को चीन से पैसा मिला है, जबकि ये पैसा सिंघम की पुरानी कंपनी थॉटवर्क्स का है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आरोप लगाया है कि उनकी भ्रामक रिपोर्टिंग से निर्दोष पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस अपनी FIR में कहती है कि सिंघम ने शेल कंपनी बनाकर न्यूज क्लिक में निवेश किया, जबकि निवेश करने वाली कंपनी कहती है कि उसने अपने पैसे से निवेश किया है और जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी दी गई है। यह भी कहा कि उनकी कंपनी में किसी सरकार, राजनीतिक दल या व्यक्ति का पैसा नहीं है। वे जहां निवेश करते हैं वहां के कानून का पालन करते हैं। मगर आज जो दमन हो रहा है उससे ये सवाल उठता है कि भारतीय कानून का पालन करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए क्या भारत एक सुरक्षित जगह है? इस नए पत्र पर दिल्ली पुलिस के जवाब का इंतजार है। सरकार आतंक के नाम पर इन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है, यह देखना होगा। क्या गोदी मीडिया चीन की Xiaomi और Vivo के खिलाफ भी मीडिया ट्रायल करेगा और अपने विज्ञापनों को लौटा देगा, यह भी देखना होगा। पुलिस किस तरह से जांच करेगी या जांच के नाम पर लंबे समय तक जेल में डाले रखेगी, यही मकसद लगता है, जैसा कि कई अन्य मामलों में देखा जा चुका है। मगर यह मामला पत्रकारिता के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, जिसके लिए मुंबई प्रेस क्लब के पत्रकार मार्च कर रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं। यह सवाल केवल आज की पत्रकारिता को बचाने का नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार किए जा रहे पत्रकारों के भविष्य को बचाने का भी है। दिल्ली पुलिस की FIR और पूछताछ के दौरान सवालों को देखकर लगता है पत्रकारिता के तमाम संस्थानों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वे भविष्य के कैदी बनने वाले हैं। किस बात के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, किसी को पता नहीं। करीब 50 पत्रकारों के घर छापे पड़े, मोबाइल से लेकर लैपटॉप की जब्ती हो गई, अखबार से लेकर टीवी में काम कर रहे हजारों पत्रकारों को तो डरा ही दिया गया। पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने लग गए होंगे। पत्रकारिता में आकर पार्टी के लिए काम करने से अच्छा है उन सभी को पार्टी में जाकर काम करना चाहिए। कम से कम पढ़ाई के नाम पर उनके 3 साल और फीस बर्बाद होने से बच जाएगी। इस पूरी बहस ने पत्रकारों की तमाम रिपोर्ट को इस कसौटी पर ला दिया है कि वे राष्ट्रहित में हैं या नहीं। किसी रिपोर्ट के राष्ट्रहित में होने या नहीं होने की परिभाषा या पैमाना कौन तय करेगा? FIR में लिखा गया है कि न्यूज क्लिक ने एंटी नेशनल ताकतों के साथ काम किया। एंटी नेशनल की परिभाषा क्या है? दिसंबर 2021 में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा, इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। सरकार के पास परिभाषा नहीं, मगर पत्रकारों की रिपोर्ट को एंटी नेशनल बताकर उनसे पूछा जा रहा है। यह वाकई खतरनाक है।
आपके किसी लेख में चीन को लेकर लिखी गई कोई पंक्ति उसके पक्ष में नजर आए तो इसकी व्याख्या का अधिकार पुलिस को देना खतरे से खाली नहीं। आपको सरकार के ही पक्ष के ढेरों संपादकीय मिल जाएंगे जिसमें चीन से दोस्ती की वकालत की गई होगी या नए सिरे से चीन को देखने की वकालत होगी। क्या ये सब भी कभी अपराध का कारण बन सकते हैं? 15 जून 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी नेता राम माधव के बयान को पुलिस किस नजरिए से पढ़ना चाहेगी? राम माधव कहते हैं कि भारत और चीन सीमा विवाद के मामले में यह नजरिया नहीं काम करेगा कि मैं अपने जीवन काल में इसे सुलझा दूंगा। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के समाधान को जल्दी चीन जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के मामले में काम नहीं आएगी। राम माधव ने यह भी कहा कि किसी को पता नहीं कि इसका समाधान कौन करेगा। फिर वे उदाहरण देते हैं कि रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को निपटाने का श्रेय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन को जाता है, जो पूरी तरह से शराबी थे। किसी ने सोचा था कि बोरिस येल्सिन सुलझा देंगे। अब पुलिस इन पंक्तियों को इस तरह से भी पढ़ सकती है कि आपने चीन के 2 टुकड़े कर देंगे टाइप का भाषण नहीं दिया, ललकारा नहीं। आप एक तरह से हार मान रहे हैं कि चीन से विवाद अपने जीवन काल में नहीं सुलझा सकेंगे। इस तरह आप भारत की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। पुलिस यह भी कह सकती है कि राम माधव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर शक कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों राष्ट्र का पर्याय बन चुके हैं, इसलिए राष्ट्र की क्षमता पर शक कर रहे हैं। क्या यह सवाल थाने में पूछा जाएगा या राम माधव के लेख के जवाब में एक और लेख लिखकर दिया जाएगा? यही नहीं, हमने कई बार बताया है कि 21 फरवरी 2023 को एएनआई की स्मिता प्रकाश से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है, जयशंकर कहते हैं। क्या उनका यह बयान चीन समर्थक माना जाएगा या एंटी इंडिया माना जाएगा? कॉमन सेंस का सवाल है। देश इस वक्त तमाम समस्याओं से घिरा है, उन पर बात ना हो इसलिए उनकी रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बना दिया गया है। यही नया भारत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।